बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम रेगुलेशन इन द क्रेडिट मार्केट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट स्टार्ट किया था और उसमें इंट्रोडक्शन में हमने इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट के बेसिक डिस्कस किया था। यूरो क्रेडिट मार्केट क्या होता है, यूरो क्रेडिट लोन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो उसका बेसिक कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था, उसी का कंटिन्यू हमारे पास ये है कि रेगुलेशन इन द क्रेडिट मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रेडिट मार्केट, ठीक है। रेगुलेशन क्या करता है, ये बेसिकली क्रेडिट मार्केट को डेवलप करता है बिकॉज दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सम लोकल मार्केट, क्योंकि इसका मकसद रेगुलेशन के लोकल मार्केट होती है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। Therefore, by encouraging local investor and borrower to circumvent these restriction, ठीक है ना। और इसके ज़रिए जो होती हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं या बोरोवर्स होते हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शन से फ़ायदा उठाते हैं और उनको वो इनकरेज होते हैं और इसके ज़रिए ही जो होती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या बोरोवर जो होता है फंड को बोरो करता है, ठीक है ना। तो रेगुलेशन बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रेडिट मार्केट को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन करता है। डिफरेंस इन रेगुलेशन अमॉन्ग कंट्रीज अलाउड बैंक्स एंड सम कंट्रीज टू हैव कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर द बैंक इन अदर कंट्री। चूँकि डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से रेगुलेशन डिफरेंस जो होता है, जब रेगुलेशन में डिफरेंस आता है अमॉन्ग कंट्रीज, तो फिर ये क्या अलाउड बैंक इन सम कंट्रीज टू हैव कंपेरेटिव, जिसकी वजह से बाकी बैंक जो होते हैं दूसरे बैंकों पर जो होते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल करते हैं, ठीक है ना। ओवर टाइम हाउएवर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन हैव बिकम मोर स्टैंडर्डाइज। वक्त के साथ साथ जो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन था ये स्टैंडर्डाइज हुआ, यानी कि ऑल ओवर द जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें एक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया, अलाउइंग मोर कम्पिटिटिव ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से मोर कम्पिटिटिव बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ। कहते हैं कि 3 ऑफ द मोर सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी इवेंट्स अलाउंग दिस मोर कम्पिटिटिव global playing field are single European Act, Basel Accord, Basel II Accord और Basel III Accord। कहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी इवेंट्स वक्त के साथ साथ अमल पजीर हुए, जिसकी वजह से ग्लोबल कहते हैं कम्पिटिटिव ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम जो था ये डेवलप हुआ। तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है सिंगल यूरोपियन एक्ट के बारे में है, ठीक है, कि सिंगल यूरोपियन एक्ट कब हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स affecting international banking was the Single European Act, which was phased in by 1992 throughout the European countries, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट फेज था, इम्पोर्टेंट इवेंट था इंटरनेशनल बैंकिंग में, जो सिंगल यूरोपियन एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये तकरीबन 1992 फेज़ में ये इस्टेब्लिश किया गया था थ्रूआउट द यूरोपियन कंट्री। इसका मकसद क्या था कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द सिंगल यूरोपियन एक्ट फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। इसका मकसद यह था कि कैपिटल कैन फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द यूरोप, ताकि पूरी थ्रू आउट द यूरोप जो था कैपिटल जो हो वो फ्रीली फ्लो हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी कंट्री दूसरे यूरोपीय कंट्रीज जो थी उसमें कोई रुकावट ना डालें और कैपिटल जो है थ्रू बैंकिंग सेक्टर जो है वो फ्रीली फ्लो हो। इसके अलावा सेकेंड उसका ये था कि बैंक्स कैन ऑफर अ वाइड वेरिएटी ऑफ द लैंडिंग, लीजिंग एंड सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, कि जितने भी बैंक्स हैं वो थ्रू आउट द यूरोप कंट्रीज जो होती हैं, यूरोप कंट्री में लैंडिंग कर सकते हैं, फ्री लैंडिंग कर सकते हैं, लीजिंग कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ द सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ जो होती है वो परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू इन बैंकिंग सेक्टर। थर्ड वन, इस एक्ट का मकसद क्या था, रेगुलेशन रिगार्डिंग कंपटीशन, मर्जर एंड टैक्सेस आर सिमिलर थ्रू आउट द यूरोप। इस रेगुलेशन का मकसद एक ये था कि थ्रू आउट द यूरोपीय कंट्रीज जो होती कंपटीशन अगर हो, ठीक है, कंपटीशन से मुतालिक कोई रेगुलेशन हो, मर्जर से मुतालिक कोई रेगुलेशन या टैक्सेस से मुतालिक, वो तमाम थ्रू आउट द यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सेम रहे, सिमिलर रहे। फोर्थ वन जो था, अ बैंकिंग एस्टेब्लिश इन एनी वन ऑफ द यूरोपियन कंट्री हैज़ द राइट टू एक्सपेंड इनटू एनी और ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। साथ ही साथ इस रेगुलेशन में ये भी डिफाइन किया कि जितने कोई भी बैंक जब इस्टेब्लिश होगा इन एनी वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, किसी भी यूरोपियन कंट्री के किसी भी कंट्री में, यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में अपने बैंक सेक्टर को एक्सपेंड कर सकता है, बैंकिंग जो लेवल होती है या बैंकिंग जो बिजनेस होता है उसको एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है ना।
तो इस एक्ट का नतीजा क्या हुआ, इस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट बैंक हैज़ एक्सपेंडेड अक्रॉस द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तमाम रेगुलेशन डिफाइन थे और उस रेगुलेशन की बेस पे तो थ्रू आउट द यूरोपियन कंट्रीज जो थी बैंक्स एक्सपेंड होना शुरू हुए। एफिशिएंसी इन द यूरोपियन बैंकिंग मार्केट हैज़ इंक्रीज, ठीक है ना, एफिशिएंसी यूरोपियन बैंकिंग जो मार्केट था उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, ठीक है ना, बिकॉज बैंक कैन मोर इजली अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में बैंक जो था वो ईजिली मूव कर सकता था विदाउट कंसर्निंग फॉर कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन डेट प्रिवेल इन द पास्ट, ठीक है ना, कोई भी कंसर्न नहीं था जो पहले रेगुलेशन पाई जाती थी, तो उसके बगैर कहते हैं कि फ्रीली जो थे वो फ्लो कर सकते थे, इसकी वजह से एफिशिएंसी जो थी बैंकिंग सेक्टर वो इम्प्रूव हुई। Another key provision of this act is that banking offering Europe receive the same banking power as other bank here, ठीक है ना, similar provision apply to non-banking sector नॉन बैंक्स डेट इंटर इंटर यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना, और साथ ही इसका एक की प्रोविजन क्या था इस एक्ट का कि जो बैंक यूरोप कंट्री में इस्टेब्लिश होता था तो उसके पास वही पावर आते थे, सेम बैंकिंग पावर उसके पास एज अदर बैंक दिया, जो पहले से बैंक के पास जो पावर होते थे वही पावर उस बैंक के पास भी होते थे। तो उसकी वजह से इस रेगुलेशन की वजह से, इस एक्ट की वजह से इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट थ्रू आउट यूरोप जो था ये क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद बेसल अकॉर्ड लाया गया। बेसिकली बेसल क्या होता है, बेसल अकॉर्ड जो नाम है इसमें 1, 2 और 3 हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बेसल अकॉर्ड को समझ लें। बेसल क्या है, बेसल इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड, ये एक सिटी है, स्विट्ज़रलैंड की सिटी का नाम है और इसी के नाम से ये तमाम जो रेगुलेशन हैं या एक्ट्स हैं डिफाइन किए गए हैं। तो बेसल जो हमारे पास है इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड, इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है ना, ये एक हेडक्वार्टर है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हम सबसे पहले जो फाइनेंशियल सेक्टर था ये जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही इंटरनेशनल सेटलमेंट ही था। इस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो ये जो बैंक है इसका मकसद क्या है, द बैंक ऑफ ब्यूरो इंटरनेशनल सेटलमेंट established on 17 May 1930 with the common goal of financial stability and common standard of banking regulation, ठीक है। इस स्टैंडर्ड का कहना है कि ये 1917 में 1930 में इस्टेब्लिश हुआ और उसका मकसद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना था थ्रू आउट द बैंकिंग सेक्टर एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, और तमाम बैंकिंग सेक्टर के लिए एक कॉमन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड जो था ये इस्टेब्लिश करना था। BIS बैंकिंग ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 60 मेंबर कंट्रीज, इसके जो होते हैं मेंबर कंट्रीज तकरीबन 60 हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कवर अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ वर्ल्ड GDP कहते हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP है 95% तक ये कवर कर रही है, ठीक है। तो ये बेसल अकॉर्ड के बारे में जो इसका बेस है बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं बेसल अकॉर्ड की तरफ, ठीक है। बिफोर 1987 कैपिटल स्टैंडर्ड इम्पोज्ड ऑन बैंकिंग वेरिएड अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। 1987 से पहले जो कैपिटल स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता था अक्रॉस द कंट्रीज, यानी कि वो क्या था, वेरिड था, यानी कि सेम नहीं था, सिमिलर नहीं था, विच अलाउड सम बैंक टू हैव कंपैरेटिव ग्लोबल एडवांटेज ओवर अदर व्हेन एक्सटेंडिंग देयर लोन टू MNCs इन अदर कंट्रीज, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर जब भी MNCs को लोन एक्सटेंड करती थी, ठीक है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनको कंपैरेटिवली ग्लोबल एडवांटेज हासिल होता था दूसरे बैंकिंग के मुकाबले में, ओवर अदर यानी कि दूसरे बैंकिंग का मुकाबले में, किसकी वजह से, कैपिटल स्टैंडर्ड वेरिड होने की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास है कि सपोज दैट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोर कैपिटल देन फॉरेन बैंक, ठीक है ना, जो यूनाइटेड स्टेट के जो बैंक थे, यूनाइटेड स्टेट में जो बैंक थे उनको ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता था फॉरेन बैंक के मुकाबले में, तो फॉरेन बैंक वुड ग्रो मोर इजली, फॉरेन बैंक जो थे वो इजीली ग्रो करते थे एंड दे वुड नीड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू सपोर्ट इंक्रीज इन एसेट, और इसी तरह वो अपनी एसेट को इंक्रीज करने के लिए उनको ज़्यादा से कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता था। डिस्पाइट दियर लो कैपिटल, चूँकि लो कैपिटल होने की वजह से सच बैंक वर नॉट नेसेसरी सीन स्टोरीज, तो सच बैंक जो थे जिनको ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं था, तो ऑटोमेटिकली रिस्क उसका रिस्क लेवल जो था वो भी कम था,
कम रिस्की होते थे बिकॉज द गवर्नमेंट इन दोज कंट्रीज वर लाइकली टू बैक बैंक्स डेट एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और उसकी कम रिस्क होने की वजह यही थी कि गवर्नमेंट जो था ऐसे बैंक का बैंक पे सपोर्ट होता था, ठीक है ना। दियर फॉर सम नॉन यूएस बैंक है ग्लोबली कम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर यूएस बैंक, जिसकी वजह से जो नॉन यूएस बैंक्स थे उनका ग्लोबली कम्पिटेटिव एडवांटेज हासिल होता था ओवर यूएस बैंक के विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव रिस्क, ठीक है। तो इसलिए इन दिसंबर 1987 इस डिस्क्रिपेंसीज को ख़त्म करने के लिए इन दिसंबर 1987 12 major industrialized countries attempt to resolve the disparity by proposing uniform bank standard, ठीक है ना। तो कहते हैं कि 1987 में 12 मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ ने ये क्या किया, इस डिस्पैरिटी को रिजॉल्व किया और उन्होंने यूनिफॉर्म बैंकिंग स्टैंडर्ड को प्रपोज किया। इसी तरह इन जुलाई कहते हैं कि इन जुलाई 1988 इन द बेसल अकॉर्ड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द 12 कंट्रीज, ठीक है, एग्रीड ऑन स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन, ठीक है ना, समझ आ रही, ठीक है। तो 12 कंट्रीज जितने भी थे उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे वो एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन पर क्या थे, एग्रीड हो गए। अंडर दिस गाइडलाइन बैंक मस्ट मेंटेन कैपिटल इक्वल टू एटलीस्ट 4% ऑफ दियर एसेट, कि वो इस स्टैंडर्ड कहते हैं कि हर बैंक जो है वो अपने एसेट का 4% जो होगा कैपिटल कम से कम क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। फॉर दिस पर्पस बैंक एसेट आर वेट बाय रिस्क। अब यहाँ पर जो होगा रिस्क वेटेड एसेट जिसे हम कहते हैं, बैंक एसेट जो होता है वो वेट बाय रिस्क यानी कि रिस्क में आ गया। दिस रिजल्ट इन हाई रिक्वायर्ड कैपिटल रेशियो फॉर रिस्क एसेट। इसके नतीजे में ये ज़रूरी था कि जो रिस्क एसेट होते थे उसके लिए आप क्या करते थे, अपनी कैपिटल रेशियो को इंक्रीज़ करते थे। रिस्क वेटेड एसेट के बारे में समझ लें कि रिस्क वेटेड बाय रिस्क या रिस्क वेटेड एसेट जो होती हैं वो होती हैं जो फॉर एग्जांपल नॉर्मली बैंक जब लोन देता है, मनी सर्कुलेट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो वो कुछ ना कुछ रिस्क जो होता है वो रिस्क अडॉप्ट करता है, यानी कि रिस्क में होते हैं, ठीक है ना। तो रिस्क हम बैंकिंग सेक्टर में रिस्क 3 किस्म के होते हैं, जो कि एक क्रेडिट रिस्क होता है, एक मार्केट रिस्क कहलाता है और एक ऑपरेशनल रिस्क होता है। तो इस किस्म के जो रिस्क का इफेक्ट जो होता है ये बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक जो होता है अपना एक कैपिटल रेशियो मुकर्रर करता है, जिसके ज़रिए वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना। तो इस बेसल अकॉर्ड जो था इसका मकसद ये था कि एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन मुकर्रर हो, जिसकी बेस पे हर बैंक जो है वो अपना कैपिटल जो कम से कम रेशियो 14% मुकर्रर किया। फिर उसके बाद बेसल 2 अकॉर्ड लाया गया। इसका दौरानिया तकरीबन 2004 में, ये कहते हैं कि 2004 में ये बेसल 2 अकॉर्ड लाया गया। इसका मकसद ये था कि बैंक रेगुलेटर्स डेट फ्रॉम द सो कॉल्ड बेसल कमेटी, यानी कि बैंक रेगुलेटर जिसको बेसल कमेटी भी कहा जाता है, आर कंप्लीटिंग न्यू कॉड। उन्होंने न्यू कॉड को कंप्लीट किया जिसको बेसल 2 नाम दिया गया, टू करेक्ट सम इनकन्सिस्टेंसीज दैट स्टिल एग्जिस्ट। यानी कि आफ्टर 1987 कहते हैं कि आफ्टर स्टिल 2004 जो इनकन्सिस्टेंसी पाई जाती थी बैंकिंग सेक्टर में, उसको करेक्ट करने के लिए बेसल 2 अकॉर्ड लाया गया। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सम कंट्रीज हैव रिक्वायर्ड बेटर कोलेटरल टू बैक देयर लोन, कि कुछ कंट्रीज़ में जो बैंकिंग जो लोन देती थी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, उनको बेटर कोलेटरल रिक्वायर्ड होता था अपनी लोन को लोन को सेव करने के लिए। तो बेसल 2 अकॉर्ड अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर सच डिफरेंसेस अमंग बैंक। तो बेसल 2 अकॉर्ड का मकसद क्या था कि बैंकिंग के दरमियान जो इनकन्सिस्टेंसी पाई जाती थी या डिफरेंसेस पाया जाता था उसको रिजॉल्व किया जा सके, सॉल्व किया जाए। इन एडिशन दिस अकॉर्ड एनकरेज बैंक टू इम्प्रूव दियर टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन रिस्क विच कुड रिड्यूस फेलर इन द बैंकिंग सिस्टम। साथ ही साथ इस अकाउंट का मकसद ये था कि वो रिस्क, वो ऑपरेशनल रिस्क जो बैंकिंग के फेलर का बायस बनती थी, तो उस ऑपरेशनल रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ये कोड जो था ये बैंक को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करें ताकि वो अपने ऑपरेशनल रिस्क को रिड्यूस कर सकें। The Basel Committee also planned to require banking to provide more information to existing and prospective shareholder about their exposure to different types of risk. साथ ही साथ बेसल कमेटी का मकसद क्या था कि अपनी एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जितने भी होते थे उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
फिर उसके बाद बेसल 3 अकॉर्ड आ गया, ठीक है। बेसल 3 अकॉर्ड का हम कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 एंड 9 illustrate how बैंक वर स्टिल हाईली एक्सपोज टू रिस्क। 2008 यूएस में जब 2008 और 9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ठीक है ना, तो उससे ये बात इलिस्ट्रेट होती है, ये जाहिर होती है कि हाउ बैंक वर स्टिल हाईली एक्सपोज टू रिस्क। कुछ ना कुछ रिस्क होती हैं, किस तरह रिस्क में इन्वॉल्व है या किस तरह रिस्क में पाए जाते हैं। मेनी बैंक्स माइट हैव फेल्ड विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग। इसमें कई बैंक होते हैं, उस वक्त कई बैंक होते हैं वो फेल हुए थे क्योंकि उसके पास कोई गवर्नमेंट फंडिंग या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था। The crisis also illustrates how financial problem at some bank could spread to other bank and how financial problem in the banking system could paralyze economy। साथ ही साथ इस क्राइसिस से ये भी इलिस्ट्रेट हुआ कि किस तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती हैं सम बैंक कोड स्प्रेड टू अदर बैंक, कुछ बैंक जो होती हैं इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बैंक से दूसरे बैंक में किस तरह स्प्रेड होते हैं और साथ साथ इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी इकोनॉमी किस तरह पैरालाइज हुई है होती है। तो ये इस फाइनेंशियल 2008 और 9 की क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से ये बात जाहिर हुई थी। तो कहते हैं कि अ ग्लोबल कमेटी ऑफ द बैंकिंग सुपरवाइजर, जो बैंकिंग रेगुलेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर हैं, तो जो ग्लोबल कमेटी है डिस्कस सोल्यूशन डेट वुड इन्हांस द सेफ्टी ऑफ द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। तो उन्होंने फिर कहते हैं कि 2008 और 9 में जो थी इसका सोल्यूशन डिस्कस किया जिसके ज़रिए को वो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम किस तरह सेफ्टी को इन्हांस कर सकते हैं एंड गियर फॉर प्रिवेंट अनदर, और आइंदा फाइनेंशियल क्राइसिस से अपने आप को बचा सकते हैं। दिस लेड टू द ग्लोबल एग्रीमेंट। तो इसकी वजह से ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ अमोंग बैंक रेगुलेटर्स इन सितंबर 2010 में, ठीक है। यानी कि ये 2010 जो कह सकते हैं कि बेसल 3 अकॉर्ड को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। दैट इज सम टाइम इनफॉर्मली रेफर टू द बेसल 3 का नाम भी इसको दिया गया, ठीक है। बेसल 3 के बाद इस एग्रीमेंट के मुताबिक कहते हैं कि द एग्रीमेंट कॉल फॉर द न्यू मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिस्क वेटेड एसेट। उन्होंने एक न्यू मेथड डिफाइन किया रिस्क वेटेड एसेट के लिए, डेट वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट, जिसकी वजह से रिस्क वेटेड एसेट के लेवल को इंक्रीज किया जा सकता था। एंड देयरफॉर रिक्वायर बैंक टू मेंटेन हायर लेवल ऑफ द कैपिटल। और इस एक्ट के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत कि बैंक जो है अपनी कैपिटल रेशियो जो है वो हाई लेवल तक मेंटेन कर सकते हैं। हाउएवर सम रेगुलेटर वर कंसर्न्ड दैट abrupt increase in capital requirement might force some bank to take drastic measures such as selling of many of their assets in order to achieve the sufficient ratio of the capital for the two existing assets, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी रेगुलेटर्स के बारे में कहते हैं कि कुछ रेगुलेटर्स जो होती हैं वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने के लिए माइट फोर्स सम बैंक्स, कुछ फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी मैयर को कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है ना, by such of selling of many of their asset in order to achieve sufficient ratio, ठीक है। इसके लिए वो अपनी कैपिटल रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दिस एग्रीमेंट अलाउ बैंक लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो है बैंक के पास एक लंबा अरसा आ गया, सच एज 8 years फॉर सम रूल्स, कहते हैं कि कुछ रूल्स को अडॉप्ट करने के लिए कुछ 8 years हैं, 13 रूल्स फॉर अदर टू कंप्लाई विद द न्यू रूल्स। समझ आ रही है। सम क्रिटिक्स आर कंसर्न दैट अनदर फाइनेंशियल क्राइसिस कुड अकर, ठीक है ना। कुछ तनकीद यही है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस को टक्कर हो सकते हैं बिफोर बैंक अचीव द लेवल ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय दिस न्यू एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये बेसल 3 अकॉर्ड का जो था बेसल 3 अकॉर्ड के बारे में डिटेल है। इसके बाद सिंडिकेट लास्ट है हमारे पास है सिंडिकेटेड लोन इन द क्रेडिट मार्केट। अब यहाँ पर सिंडिकेटेड लोन इन द क्रेडिट मार्केट के बारे में कहते हैं कि समटाइम सिंगल बैंक इज अनविलिंग और अनएबल टू लेंड सम द अमाउंट नीडेड बाय द पार्टिकुलर कॉर्पोरेशन और द गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है ना। बाज़ ये होता है कि जो कॉर्पोरेशन होती है, पार्टिकुलर कोई लार्ज लेवल कॉर्पोरेशन होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ठीक है, और वो फंड बोरो करती हैं, तो सिंगल बैंक जो होता है या तो वो अनविलिंग होता है या अनएबल होता है टू लेंड द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट हो सकती है। तो इन दिस केस क्या करते हैं, सिंडिकेट ऑफ द बैंक में ऑर्गेनाइज, यानी कि मेंबर ऑफ द बैंक जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, कमेटी ऑर्गेनाइज होती है। ईच बैंक विद इन द सिंडिकेट पार्टिसिपेट इन द लेंडिंग। हर बैंक जो होता है उस लेंडिंग में जो होती है वो पार्टिसिपेट करता है। लीड बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निगोशिएटिंग टर्म विद द बोरोवर्स। जो लीड बैंक होता है, जो मेन बैंक होता है, फ्रंट बैंक होता है, वो तमाम टर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो बोरोवर्स के साथ वो निगोशिएट करता है। देन द लीड बैंक ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ द बैंक टू अंडरराइट द लोन, ठीक है। और लीड बैंक ही क्या करता है, ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज ग्रुप को भी ऑर्गेनाइज करता है, बैंक के ग्रुप जो भी सिंडिकेट होती है वो ऑर्गेनाइज करता है और साथ साथ अंडरराइट द लोन को अप्रूव करता है, ठीक है। बोरोवर
जो होता है, जो फंड लेने वाला होता है, ठीक है ना, वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, डेट रिसीव सिंडिकेट लोन इनकर वेरियस फीस बिसाइड द इंटरेस्ट ऑन द लोन। जो बोरोवर होता है वो लोन के इंटरेस्ट के अलावा कुछ फीस भी पे करता है। फ्रंट एंड मैनेजमेंट फी आर पेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द सिंडिकेट एंड अंडरराइटिंग द लोन। जो फ्रंट एंड मैनेजमेंट फीस होता है ये जो पे करता है बोरोवर, तो ये कॉस्ट उस कॉस्ट को कवर करता है जो सिंडिकेट ऑर्गेनाइजिंग में और सिंडिकेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगाया जाता है या लोन को अंडरराइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उस फीस को कवर करने, उस फीस को फ्रंट एंड मैनेजमेंट फी कहा जाता है जो कि बोरोवर पे करता है। साथ साथ इन एडिशन कमेटी फी ऑफ द अबाउट 0.25 और 0.50% इज चार्ज एनुअली ऑन द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सिंडिकेट। साथ साथ जो होता है सिंडिकेट की जो कहते हैं कमेटी फ़ी जो होती है, ये भी बोरोवर जो होता है वो नॉर्मली पे करता है, जो कि 0.25% या 0.50% होता है, और ये चार्ज होता है एनुअली ऑन द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट। जो भी अवेलेबल क्रेडिट का जो अनयूज्ड पोर्शन होता है उसका चार्ज किया जाता है बाय एक्सटेंडेड बाय द सिंडिकेट, और ये एक्सटेंड होता है। सिंडिकेट लोन आर डिनोमिनेटेड इन वेरियस एंड वेराइटी ऑफ द करेंसी, ठीक है। जो सिंडिकेट लोन होता है वो कई करेंसीज में डिनोमिनेट होता है। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन द करेंसी डिनोमिनेटिंग द लोन। जो इंटरेस्ट रेट होता है ये करेंसी जो डिनोमिनेट की जाती है लोन में उस पर डिपेंड करता है। साथ साथ मेच्योरिटी ऑफ द लोन, मेच्योरिटी ऑफ द लोन पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि मेच्योरिटी ऑफ द लोन क्या है, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए है, एंड द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। साथ साथ बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस यानी क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट एबिलिटी के पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन द सिंडिकेट लोन आर कॉमन एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट इन द इंटरबैंक लेंडिंग रेट। जो सिंडिकेट लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट सिंडिकेट लोन इंटरेस्ट रेट जो होता है ये कॉमनली एडजस्ट किया जाता है किसके अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट इन द इंटरबैंक लेंडिंग। जो इंटरबैंक बैंक टू बैंक जो लेंडिंग रेट्स होता है उसकी बेस पे उसके मुताबिक एडजस्ट किया जाता है, एंड एडजस्टमेंट में अगर एवरी 6 मंथ इन द ईयर, और इसको हर 6 मंथ के लिए कहते हैं हर साल 6 महीनों के लिए ये क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। सिंडिकेट लोन जो होता है नॉट ओनली रिड्यूस डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द लार्ज लोन to the degree of participation for each individual bank, but they can also add an extra incentive for the borrower to repay the loan. Syndicate loan ना सिर्फ इंडिविजुअल जो सिंगल बैंक का जो डिफॉल्ट रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि ये इसमें कंट्रीब्यूशन जो होती है तमाम बैंक किया जाती है। जो सिंडिकेट सिंडिकेट के मेंबर होते हैं वो तमाम इस लोन के लेंडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक किस्म का जो रिस्क होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल बैंक पर कोई रिस्क नहीं होता। साथ साथ दे कैन आल्सो एड ऑन एक्स्ट्रा इंसेंटिव फॉर द बोरोवर टू रीपे द, और साथ साथ जो बोरोवर होता है उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देता है जिसके ज़रिए वो इनकरेज होता है अपने जो लोन होता है उसको रीपे कर सके। इफ़ द बोरोवर डिफॉल्ट ऑन अ लोन टू सिंडिकेट, अगर एक बोरोवर जो होता है वो डिफॉल्ट करता है, लोन रीपे नहीं करता, वो will quickly spread among the banks and the borrower will likely have difficulty obtaining future loan। समझ आ रही ना? तो फिर इस तरह की जो खबर होती है वो तमाम बैंक्स में स्प्रेड कर दी जाती है। बोरोवर जो होते हैं फ्यूचर में कोई इस तरह का लोन नहीं ले सकता, ठीक है ना। बोरोवर आर देयरफॉर स्ट्रांगली इनकरेज टू रीपे सिंडिकेट लोन प्रॉम्पटली। साथ साथ बोरोवर को जो होता है स्ट्रांगली इनकरेज किया जाता है कि वो जो सिंडिकेट लोन होते हैं वो फौरी तौर पर पे कर सके। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बैंक सिंडिकेट लोन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉम्प्ट। सिंडिकेट लोन जो होता है अगर बैंकिंग पे के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो सिंडिकेट लोन जो होता है ये रीपेमेंट की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट में सिंडिकेट लोन्स के बारे में हमारे पास डिटेल थी। शुक्रिया, थैंक यू।